अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अ लॉट टू टॉक टुडे एंड अ लॉट टू टॉक अबाउट क्रिकेट टुडे बिकॉज और बहुत सारी पेशरफ्त हो रही है। एक चीज़ जिस पे मुसलसल बात कर रहे हैं उस पर तो मेरे ख्याल से आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत ज़रूर डिस्कशन होगी एशिया कप, वर्ल्ड कप जाएंगे नहीं जाएंगे एशिया कप, मगर मेजर डिस्कशन होगी कि तैयारियां कितनी हैं हमारी, क्या हम बैकग्राउंड में तैयारियां कर रहे हैं, चाहे कोई भी डिसीजन आए बट हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। और क्रिकेट इतना पॉपुलर गेम है पाकिस्तान का कि अगर क्रिकेट ना हो रही हो पाकिस्तान की तो फिर भी हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। और एशिया कप के बारे में या अफगानिस्तान सीरीज़ के बारे में या वर्ल्ड कप के बारे में इतनी ज़्यादा बातें इसलिए हो रही हैं कि अभी दुनिया के क्रिकेट में एक ही बड़ा इवेंट हो रहा है और उसके लिए सारी बायलैटरल सीरीज़ जो है वो रोकी हुई भी होती हैं या स्केड्यूल नहीं होती उस दौरान। तो इसलिए पाकिस्तानी क्रिकेट का आगे का स्केड्यूल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज व्यूअर्स वेट कर रहे होते हैं कब अगली सीरीज़ होने वाली है। आज के शो में बड़ी डिटेल में डिस्कशन होगी कि किस टीम के साथ हम उतरेंगे एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, और अगर अफगानिस्तान सीरीज़ होती है तो उसमें। सो शो का आगाज़ करते हैं, अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं। बिल्कुल, गेस्ट को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं और डिस्कशन को जो है फिर आगे बढ़ाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाब हमें चाहिए, बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं जिनको आज हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करेंगे बिकॉज हमारे साथ मौजूद हैं आज द चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो हारून साहब। बहुत शुक्रिया सवेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपके जो उनको भी सलाम। वालेकुम सलाम सर, फैसल हियर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। जी फैसल, तो हारून साहब सीधा ही हम डिस्कशन पे उतर जाते हैं, बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करेंगे बिकॉज बड़ा कीमती वक्त है कि आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात चाहिए। सो स्टार्टिंग ऑफ विद वर्ल्ड कप की तैयारियां, क्योंकि वर्ल्ड कप दी मेगा इवेंट ऑफ द ईयर वो बहुत करीब आ चुका है। तैयारियां कहाँ हैं, कितनी हैं, और क्या हमारे सामने एक हतमी स्क्वाड सामने आ चुका है अब तक? हारून साहब सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया कि मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने पेश कर सकूँ जो कि आप लोगों ने सवाल किए हैं मुझसे। सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता ही होगा कि ये टास्क हमें 3 से 4 महीने पहले मिला था और उसके बाद सबने पूरी कोशिश यही की थी कि किसी तरीके से जो हमारा बेंच स्ट्रेंथ है उसको हम स्ट्रॉन्ग करें और उसको थोड़ा सा बढ़ाएं। लेकिन हमें ये इशू हो रहा था कि पास बहुत ही लिमिटेड किस्म की अवेलेबल थी के साथ मुसलसल खेलते चले जा रहे थे। एक आपने सबसे बड़ा फर्क जरूर देखा होगा कि जो हमने रोटेशन पॉलिसी का भी शुरू किया सिलसिला जो कि इससे पहले नहीं था। सो इससे हमारा मकसद यही था कि हमारे पास कम से कम अबाउट 25 to 30 प्लेयर्स ऐसे होने चाहिए कि जो किसी वक्त भी अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम किसी भी किस्म के स्क्वाड में डाल सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक इस कोशिश में कामयाब हो चुके हैं। और आप देख ही रहे हैं कि जो भी न्यूजीलैंड की सीरीज हुई तो उसमें बहुत मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस भी अपनाए गए और उसमें तकरीबन हर एक ने अपना अपना रोल निभाया। और उसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि नई टीम मैनेजमेंट भी आ गई थी, कोचेज नए आ गए थे, उनके पास भी टाइम बहुत कम था। तो हमने सबसे जो पहले कोशिश यही की कि कैप्टन और जो कोचेज हैं और जो सिलेक्शन कमेटी है वो आपस में ज़रूर कोऑर्डिनेट करे और कोशिश करे कि जो भी हम डिसीजंस लें वो सब मुतफ़क़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इस चीज़ में हम कामयाब रहे हैं और अभी तक सारी चीज़ें जो है बहुत हम आहंगी के साथ हो रही हैं और अभी तक चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। हारून साहब, आप 2016 में भी चीफ सिलेक्टर थे। उस वक्त टीम को सिलेक्ट करने में या पूल ऑफ प्लेयर्स की आपने जैसे डिस्कशन किया, क्या चैलेंजेस थे और अब क्या चैलेंजेस हैं? आपको लगता है कि टीम काफ़ी बेहतर है बिकॉज हमने आईसीसी के इवेंट्स में और मल्टी कंट्री सीरीज़ में अच्छा हमने परफॉर्म किया। सो डू यू थिंक कि अभी चैलेंजेस कम हैं उस वक्त के मुकाबले में, या आपको लगता है कि चैलेंजेस हैं सिलेक्शन के हवाले से? देखिए उस वक्त तो डेफिनेटली चैलेंजेस ज़्यादा थे और जब उस वक्त मुझे ये इन्होंने टास्क दिया था तो मैं उनको पहले ही कह दिया था कि मैं इतना होपफुल नहीं T20 का कॉन्टेस्ट जीत सकेंगे क्योंकि हमारे पास जो प्लेयर्स थे वो कोई बहुत ज़्यादा हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे। तो ये तो मैंने उनको पहले ही बता दिया था। बदकिस्मती से हमारे इस मुल्क में एक सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि हम जीत और हार को ना बयान है किसी भी कोई भी पैमाना जो पता है वो जीत और हार का होता है। और सिलेक्शन कमेटी ऑब्वियसली आपको प्लेयर्स सिलेक्ट करके देती है और वो तमाम के तमाम प्लेयर्स अच्छे होते हैं, बावजूद इसके कि आप अगर किसी भी सिलेक्शन कमेटी को लेकिन आप देखते हैं कि वो प्लेयर्स दोबारा वही सिलेक्ट होते हैं जो पिछली सिलेक्शन कमेटीज ने किए होते हैं, इसलिए तो आपका न्यूक्लियस ही वही होता है। सो उस वक्त हुआ ये कि T20 का जब वो हम डिबैकल हुआ तो ऑब्वियसली सबसे पहले नजला सिलेक्शन कमेटी पे गिरता है
तो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को फायर कर दिया। वेयर एज मैंने उनको यही कहा था कि मुझे 2 साल अगर आप देंगे तो फिर मैं आपको T20 के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा असाइनमेंट होगा उसके लिए हम टीम को तैयार कर सकते हैं। बट एनीवे वो तो पास्ट की बात है, लेकिन अभी इस वक्त जो मुझे सिलसिला नजर आ रहा है वो मुझे बड़ा इनकरेजिंग है होंगे कि हमने ना सिर्फ ये पाकिस्तान की नेशनल टीम के ऊपर इस वक्त फोकस किया हुआ है, बल्कि आप देख रहे होंगे कि इस वक्त 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट जूनियर टूर्स भी हो रहे हैं और दोनों जगह पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हुई हैं। अंडर 19 में आप देखें कि हमने क्लीन स्वीप किया, वेयर यहाँ आकर हरा के चली गई थी, तो बांग्लादेश में जाके जितने भी मैचेस थे 7 या 8 मैचेस उसमें सिर्फ हम 1 मैच आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे जिम्बाब्वे में पाकिस्तान शाइन गई हुई है और वहाँ भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेज नजर आई हैं, जिससे हमें जो बड़ी इंकरेजमेंट मिल कि जो हमारे पास बैकअप लॉट है, जो कि पीछे से जो हमारे हैं, जो बॉलर्स हैं, जो स्पिनर्स हैं, जो विकेट कीपर्स हैं, वो बहुत ही अच्छी और टैलेंटेड प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं, जो आगे जाके हमें उम्मीद है कि वो इस खला को पूरा करेंगे जो हमेशा से पाकिस्तान को रहता था कि जब भी कभी कोई रिप्लेसमेंट की बात हो तो आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं होती थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सिचुएशन तो ऐसी है कि आपके पास तकरीबन हर शोबे में आपके पास रिप्लेसमेंट मौजूद है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि शाहीन्स के टूर जो हैं वो शुरू हो गए हैं, क्योंकि बार बार हम बात करते थे कि टीम ए के जो है वो टूर्स नहीं हो रहे, बट इवेंचुअली शुक्र वो शुरू हो गए बिकॉज हमारी बेंच को मौका मिल रहा है मैचेस खेलने का। मगर जब मैं अभी रिसेंट जो कंक्लूडेड न्यूजीलैंड का जो मैचेस हुए, जो सीरीज़ हुई, उसके हवाले से बात करूँ, क्या हमें जो स्क्वाड उसमें खेलता हुआ दिखा, क्या वही एक फोकस स्क्वाड है जिसको हम आगे वर्ल्ड कप तक जो है वो कैरी फॉरवर्ड करने की सोच रहे हैं, या कुछ की कारकर्दगी सही नहीं दिखी तो कुछ को हटाया जाएगा, किसी और को लाया जाएगा? अभी कुछ इस किस्म की गुफ्तगू हुई है इस बारे में? देखिए सवेरा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने प्लेयर्स को बैक करना पड़ता है। उमन आपको पता ही है कि तमाम प्लेयर्स जितने भी हैं, जिन्हों कभी इन फॉर्म होंगे, कभी आउट ऑफ फॉर्म होंगे, कभी आपका दिन अच्छा नहीं होगा, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, आपसे फील्डिंग अच्छी नहीं होगी, आपसे बैटिंग अच्छी नहीं होगी, आपसे बॉलिंग अच्छी नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर 1 या 2 इनिंग्स में कोई प्लेयर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो हम उसको बिल्कुल डिस्कार्ड करते। कोशिश हमारी यही कि कंटिन्यूड पॉलिसी होगी, कंटिन्यूएशन रहेगी और इंशाल्लाह यही चीज़ें जो आपको मैचेस हैं कि प्लेयर से आप मैचेस हार भी जाते हैं जब वो खराब खेलते हैं। तो मैंने अपने नज़रिए से ना पाकिस्तान टीम का एशिया कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए वो तो आपको सामने नजर आया, अराउंड अबाउट 20-22 प्लेयर्स आपको सामने नजर आ रहे हैं, जो कि आई थिंक पार्ट एंड पार्सल रहेंगे टिल द एशिया कप एंड द वर्ल्ड कप इंशाल्लाह। हारून साहब, हम जिन कंडीशंस में एशिया कप खेलेंगे या जिन कंडीशंस में हमें वर्ल्ड कप खेलना है, वहाँ हमें पता है कि स्पिनर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। एक स्पिनर्स और दूसरा आपके मिडिल ऑर्डर का एक प्रॉब्लम हमें दिखता है, बिकॉज आपके जो बहुत सारे बैट्समैन सेलेक्ट होते हैं वो डोमेस्टिक में ओपनिंग पोजीशन पे खेलते हैं, तो हमें मिडिल ऑर्डर में हमेशा प्रॉब्लम लेता है। उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि आपके पास इफ्तिखार अहमद हैं, आपके पास इमाद वसीम हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए स्पिनिंग ऑलराउंडर्स, और बैटिंग में भी वो दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इमाद की फॉर्म T20 में हमने देखा, PSL में अच्छी लगी रही। सो आपको लगता है कि अभी इमाद टीम में नहीं थे ODI स्क्वाड में, आपको लगता है कि उनको आप देख रहे हैं कि इमाद को लिया जा सकता है, इफ्तिखार को कंटिन्यू किया जा सकता है एशिया कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए? ये तो अपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में मैचेस होते हैं तो उसमें आपको स्पिनर ज़्यादा चाहिए होंगे। आपने यही देखा वेरियस कॉम्बिनेशंस जो अपनाए, उसमें हमने राइट आर्म लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को भी अपनाया और हमने दोनों लेग स्पिनर भी खिला के देखे। सो हमारा मकसद यही है कि हम, क्योंकि इंडिया में अगर जाके वर्ल्ड कप होना है और वहाँ पर इस तरह की पिचेस होंगी तो आपको स्पिनर्स पे ज़्यादा इंतजार करना होगा। जहाँ तक रही बात इमाद वसीम की, देयर इज़ नो डाउट कि इमाद वसीम जो है वो बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं और T20 में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। लेकिन मैं जब उनसे 3 से 4 साल का जो उनका रिकॉर्ड देखते हैं तो वो सिर्फ इन 4 साल में 5 पाकिस्तान कप के वनडे मैचेस खेले हैं। और ऑब्वियसली आपको पता है कि वनडे मैचेस खेलने के लिए आपको 50 फील्डिंग करनी पड़ती है, उसके बाद बैटिंग भी है, तो वो आपकी बॉडी उसको टेक करना चाहिए, उसको लेना चाहिए उस प्रेशर को। सो ये हमारे जहन में है और हम इमाद को ज़रूर अपने जहन में रखे हुए हैं, डिपेंडिंग के उनकी फिटनेस का लेवल जो है वो 50 ओवर्स के लिए किस तरह होगा। तो ये चीज़ तो आप नजर आ रही है। नवाज आपके सामने वहाँ मौजूद है, और भी अभी हमने यहाँ A टीम में भी देखा है कि वहाँ भी 1-2 स्पिनर्स हमें बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। अंडर 19 को भी मैं इसलिए जिक्र नहीं करूँगा कि वो बहुत ही अर्ली है, लेकिन हमारे पाकिस्तान शाहीन में डेफिनेटली कुछ प्लेयर्स ऐसे नजर आ रहे हैं जिनको हम लूप में रखेंगे। और इंशाल्लाह भी आप देखेंगे कि हमारी जो तैयारियों का सिलसिला जून में शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह हमारे
कुछ कैंप्स हम लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम बस अवेलेबल रिसोर्सेज पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको बुला के हम उनको ट्रेनिंग वगैरह करवाएंगे, उनको देखेंगे, उनको हम वेरियस चीज़ों के ऊपर ट्राई करेंगे। हमारी टीम मैनेजमेंट जो है उनके ऊपर काम करेगी। सो तैयारियां हैं, क्योंकि हमारा उसके बाद श्रीलंका की टेस्ट सीरीज है, 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, उसके भी हमारी नज़र है। सो लेकिन क्योंकि मेन फोकस हमारा एशिया कप और वर्ल्ड कप है, जो कि वनडे फॉर्मेट में है, तो हम कोशिश करके अपने पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको हम देख रहे हैं कि वो हमारे पास कितनी मजबूत कि हम उनको अभी से अगर हम तैयार करें तो जब ज़रूरत ये वो अवेलेबल। बट हारून साहब, मतलब एज अ चीफ सिलेक्टर कुछ एम्बिग्विटी है आपको, बिकॉज अभी तक क्लैरिटी नहीं है सामने। हम आज तक ये डिस्कस कर रहे हैं कि एशिया कप होगा कि नहीं होगा, पाकिस्तान में होगा, हाइब्रिड मॉडल होगा, श्रीलंका जाएगा, यूएई होगा, अब तो यूके की बातें भी आ रही हैं। फिर अगर एशिया कप का मसला आता है, साथ ही साथ आईसीसी का इवेंट भी अटैच हो गया है, वर्ल्ड कप भी अटैच हो जाता है उसके साथ। क्या एज अ चीफ सिलेक्टर आप बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस हैं कि करें तो क्या करें, कब से तैयारियां शुरू करें, वेदर हमने आगे खेलना भी है कि नहीं खेलना है, आपको ये मुश्किलात हो रही हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें तो इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि देखें टॉप मैनेजमेंट इसको टेकअप किया हुआ है। आप देख ही रहे हैं कि चेयरमैन साहब जो हैं वो मुख्तलिफ मीटिंग्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो हो रही हैं, जो कि ऑब्वियसली हमें अभी तो नहीं पता कि क्या क्या डिसीजन हो रहे हैं और नहीं हो रहे। लेकिन मेरे अपने नज़दीक जो मुझे सबसे एज ए क्रिकेटर जो मुझे सबसे बड़ा दुख है वो ये है कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स जो है वो डेफिनेटली उसमें उनका मिलाप नहीं होना चाहिए। इंडिया बहुत अरसे से हम ये प्रॉब्लम कर रहा है कि हम तो जहां मर्जी चाहे उनके साथ खेलने के लिए तैयार हैं, ऑफर्स हमने बहुत दफा की, बहुत दफा हमने कहा, लेकिन इंडिया somehow or the other, I don't know कि क्यों वो स्पोर्ट्स को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेरे लिए बड़ी अफसोस का मकाम है कि एक तो इतनी अच्छी यानी स्पोर्टिंग कंट्रीज, हम स्पोर्ट्स ना कहें, हम हारून साहब क्रिकेट कहें, बिकॉज अभी जो है वो सैफ गेम्स अनाउंस हुए हैं, फुटबॉल की टीम हमारी ट्रैवल करेगी, इंडिया जाएगी, तो क्रिकेट मेरा ख्याल से एग्जैक्टली। आप ये जब से देखो, मैंने स्पोर्ट इसलिए इस्तेमाल किया कि आप देखिए दूसरे तमाम इवेंट्स में तो खेल रहे हैं ना, वो यहाँ आ भी रहे हैं, हम वहाँ जा भी रहे हैं। बिल्कुल, इट्स ओनली क्रिकेट जिसमें वो नहीं। और दूसरा आप ये भी देखें, क्रिकेट में भी वो इंटरनेशनल इवेंट्स में तो खेलते हैं, जब अगर आपकी पॉलिसी है तो फिर हमारे साथ कहीं भी ना खेले ना वो, फिर वो वहां क्यों खेल लेते हैं? सो मेरे अपने नजदीक ये एक बहुत बड़ा जो है ना अलमिया है, जो कि इंडिया को सोचना चाहिए। मैं तो बहुत उनको पुरजोर इस बात पे कहूंगा। मेरे अपने नजदीक मेरा ख्याल है प्लेयर्स को तो कोई इशू नहीं होगा, है हम जब भी कभी इंडिया के खिलाफ खेलते थे कभी प्लेयर्स को इशू नहीं हुआ, लेकिन मजबूर है गवर्नमेंट अगर किसी चीज को मना कर देगी तो वो क्या कर सकते हैं, उनको वो फॉलो करना होगा। सो हम ये चीजें नहीं देख रहे हैं, हम अपना फोकस किए हुए हैं कि जो हमारे सामने 2 इवेंट्स हैं उसके लिए हमने क्या क्या तैयारी करनी है, उसके लिए हमने ऑलरेडी कुछ प्लान किए हुए हैं। देखेंगे कुछ दिनों में अनाउंस भी हो जाएंगे और आप सब लोगों को पता लग जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। हारून साहब, आपको लगता है कि इंडिया का जो एक मिशन था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, वो आपको लगता है अभी भी कंटिन्यू है? अभी भी इंडिया चाहता है कि हमसे वो ना खेले क्रिकेट? बिकॉज हमने PSL करा के, हमने बायलैटरल सीरीज़ करा के, पाकिस्तान में सारे इवेंट्स करा के ये प्रूव कर दिया कि हमारी सिक्योरिटी जो फुल प्रूफ है, और उसमें PCB को भी क्रेडिट जाता है, हमारे इदारों को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन स्टिल इंडिया इज़ वांटिंग के पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो, या इंडिया पाकिस्तान के मैचेस एटलीस्ट पाकिस्तान में ना हो। बिकॉज अगर वो हो जाता है तो पाकिस्तान की क्रिकेट तो एक नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है, अगर इंडिया पाकिस्तान का गेम पाकिस्तान में हो जाता है। देखिए, मैं तो उनके बिहाफ पे इसलिए बात नहीं कर सकता क्योंकि क्या उनकी गवर्नमेंट का स्टांस तो आपके सामने नजर आ रहा है। BCCI जो है आई डोंट नो, बाहर जो साइड लाइंस पे तो यही बात करते होते नजर आते हैं कि जी हम खेलना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उसकी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। लेकिन वो ये देख नहीं रहे कि कि आप दुनिया भर के मिलियंस ऑफ क्रिकेट फैंस को आप एक 2 ऐसी टीमें जो कि दुनिया देख रही होती है, अब जैसे ही अनाउंस होता है कि जी पाकिस्तान और इंडिया का फलानी वर्ल्ड कप में फलानी तारीख को मैच है, आपके 10 से 15 मिनट में तमाम टिकट्स बिक जाते हैं। और आप देखें कि वर्ल्ड लोग टेलीविजन के सामने बैठे हुए उस मैच को देख रहे होते हैं। इतनी ज्यादा व्यूइंग तो मेरे नजदीक कहीं भी नजर नहीं आती जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में होती। सो उसको आप देखें ना, मिलियंस और बिलियंस ऑफ फैंस को आप जो है वो इस अच्छी क्रिकेट से जो है दूर कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि उसको सोचना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और उनके BCCI जो उनका क्रिकेट का इदारा है उसको भी सोचना चाहिए। अच्छा, अब एक तजस्सुस जो कि मुझे हमेशा रहता है, आज शुक्र आप मौका मिला आपसे बात करने का, तो मैं एटलीस्ट आपसे पूछ सकती हूँ, हारिस सुहेल
मतलब मुझे समझ नहीं आता कि पूरे साल हारिस सोहेल कहीं साइलेंटली कहीं एक कॉर्नर में होते हैं और अचानक से एक कॉल आती है और टीम में दिखता है कि हारिस सोहेल आ जाते हैं, वो टीम में आते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। क्या 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 मुअम्मा क्या है हारिस सोहेल का, हारून साहब? देखिए, मुझे बड़ा इसको भी मतलब बात करते हुए अफसोस ही होता है, क्योंकि हारिस सोहेल एक बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर। आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जाके हमने इंडिया में मैचेस खेलने हैं। ही इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। सो एक वो ज़हन में रखते हुए पिछले 3 से 4 सालों में उसकी अगर आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो उसकी इतनी बुरी नहीं है। उसके बाद आप उसकी इंटरनेशनल की वनडे की परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो इतनी बुरी नहीं है। सो ज़हन में बीइंग अ लेफ्ट हैंडेड हमारे पास एक एडवांटेज है कि आपके पास अगर लाइनअप में 4 से बैट्समैन आ जाते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा इसमें प्लस हो जाता है कि दूसरी टीम थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अफसोस ये है कि जो मैं ये फील करता हूँ कि ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी वो कॉल अप हो कैंप के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, उसको फिट होना चाहिए। बिल्कुल। अगर उसकी फिटनेस के इश्यूज हैं और ये सारी चीजें हैं तो ये तो उसका अपना फॉल्ट है। अभी जब हमने उसको बुलाया था, जब फिटनेस टेस्टिंग हुई तो उसमें वो काफी वीक नजर आया। तो जो बड़ा मतलब हैरानकुन बात ये थी कि आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, आपको डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, तो ये तो फिर उस प्लेयर की जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेज में लिखा हुआ होता है कि आपने अपने आप को फिट रखना है और आपने रिपोर्ट बैक करना है। जब भी आप आएंगे तो आप 100% फिट होंगे। आई एम नॉट श्योर कि हारिस सोहेल की क्या इश्यूज हैं, क्या नहीं है। देखिए, इसमें अंदर से शौक आता है। अगर आप अच्छे क्रिकेटर्स हैं, अगर आप समझते हैं कि जी मैं पाकिस्तान को जाके और भी सर्व करूंगा, और ये एक अंदर से आपकी एक लगन, जिसको कहते हैं ना, जज्बा होता है कि नहीं मैंने कुछ करके दिखाना है, तो उसके बाद फिर उसके साथ साथ आप मेहनत भी करते हैं। मैं तो अभी भी हारिस सोहेल को यही कहूंगा भी अगर अपने टैलेंट को जाया करने वाली बात नहीं, आप भी उन्हीं क्रिकेटर्स में शामिल हो जाएंगे कि जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे लेकिन आपने अपने उस टैलेंट को शोकेस नहीं किया। सो मुझे दुख है। हारिस ने जो है अभी ये पिछला जब ये टेन्योर चेंज हुआ है, उस वही वाला पाकिस्तान कप खेला, उससे पिछले 2 पाकिस्तान कप में तो उन्होंने फीचर भी नहीं किया था। मतलब एक पॉइंट पे हमें तो ये लगा था कि हारिस इज नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर, बट फिर अचानक से वो दिखने लगे। हाँ जी हाँ, मैं ये इसीलिए देखें ये हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंजरीज की वजह से 1 या 2 सीजन मिस कर गए। ये बहुत सारी मिसालें हैं। आपको याद होगा वकार यूनुस एक जमाने में अनफिट हुए, इवन फॉर दैट मैटर इमरान 2 साल तक अनफिट रहे और वो एज ए बैट्समैन खेलते रहे। सो ये देखिए, प्लेयर्स की लाइफ में आपको ये आएंगे ये वाले लम्हात कि आप फिट भी होंगे, अनफिट, लेकिन आप ज्यादा अनफिट क्यों होते हैं कि आप अपनी फिटनेस के ऊपर पूरी तरह तवज्जो नहीं देते। जब आप लैग करते हैं ना, उसमें जब आपसे आपके 6 से 8 महीने आप गुजर जाएं और आपने मेहनत ना की हुई हो, तो जब आपको कम बैक करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है तो फिर आपको दूसरी इंजरी शुरू हो जाती है। सो मेरे अपने नजदीक मेरी एडवाइस तो के लिए यही, हारिस के लिए यही है कि वो मेहनत करे, और अगर वो समझता है कि उसने पाकिस्तान को और सर्व करना है तो वापस जरूर, जब भी अगर वो कॉल अप होता है तो अगर वो कैंप में आता है तो वो अच्छा फिट होके आए। हारून साहब, हमने देखा है कि सिलेक्शन कमेटी को एक प्रॉब्लम हमें बाहर से ये दिखता है कि होता है कि बेंच स्ट्रेंथ को जब यूटिलाइज करना होता है। हमने देखा कि आपके जो टॉप नॉच प्लेयर्स हैं, इमामुल हक हैं, जो आप जब भी प्लेइंग 11 बनाएंगे ही विल बी पार्ट ऑफ द टीम। जब शादाब खान है, ही विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द टीम। लेकिन अगर उनको बैठा के आप उसामा मीर को टेस्ट कर रहे होंगे या किसी और ओपनर को टेस्ट कर रहे होंगे तो हमें लगता है कि वो प्लेयर्स बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, और वो दिखता भी है। सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, फिर उस पर वो रिएक्ट करते हैं। जैसे इमामुल हक ने एक ट्वीट किया कि जब लास्ट ओडीआई उनको नहीं खिलाया गया। सो डू यू थिंक एक चैलेंज है आपके जो टॉप नॉच प्लेयर्स हैं उनको भी अगर आप बैठाते हैं तो वो बुरा मानते हैं, और अगर वो इसी तरह बुरा मानते रहेंगे तो आप बेंच को कैसे टेस्ट करेंगे? मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारी करंट टीम मैनेजमेंट है वो हर प्लेयर के साथ इंडिविजुअली बात करती है और उन्होंने अपना सारा ये माइंडसेट जो है वो बता दिया, और एक माइंडसेट चेंज आपको नजर आ रहा है। देखिए, इन क्रिकेटर्स को मेरी तो एडवाइस यही होगी कि देखें, सोशल मीडिया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए कोई भी एक आध चीज़ ऐसी कह देते हैं जो एकदम से लोग उसको फिर पढ़ के और उसके बाद उस पर रिएक्ट करते हैं। भी एक टूल है जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि दुनिया भर में क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए भी ये सोशल मीडिया अवेलेबल है। लेकिन आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि आपने कौन कौन से बेंचमार्क्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। अब जब आप उसको क्रॉस करेंगे तो अल्टीमेटली ऊपर कोई भी चार्जेस होंगे। ये सारे क्रिकेटर्स मेरे ख्याल में बहुत
क्रिकेटर हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, प्रोफेशनल्स हैं, उनको पता है कभी आप टीम में होंगे भी, कभी आप टीम में नहीं भी होंगे, तो आपने हर वक्त जो 15 होते हैं, मैं ये फील करता हूँ वो 11 का पार्ट बन सकते हैं। जो 4 बाहर भी बैठे हुए अपने आप को 11 का पार्ट समझते हुए फिर उनको सपोर्ट करें। सो ये वाली अगर टेंडेंसी आ जाती है हमारी टीम में, और इस किस्म की छोटी मोटी, जो मैं तो इसको समझता हूँ कि ये मैच्योरिटी और ज़्यादा आती चली जाएगी वक्त के साथ साथ, क्योंकि हम इस किस्म के माहौल के आदी नहीं है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो हैं वो बेहतर होती चली जाएंगी। हम मतलब हम इन प्लेयर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, इनकी इनसिक्योरिटीज को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज हारून साहब आपने तो खैर बहुत अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट को देखा है और आपने ये देखा है कि एक इंजरी की वजह से प्लेयर बाहर होता है और उसके बाद वो जगह नहीं बना पाता। मैं हमेशा बाहरा एग्जाम्पल देती हूँ, अदनान अकमल एक थम इंजरी की वजह से बाहर हुए, सरफराज आए, सरफराज ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि सब अदनान अकमल को भूल गए और उसके बाद अदनान अपनी जगह कभी भी नहीं बना सके, दो कि ही वाज अ वेरी गुड विकेट कीपर। सो ये जो इनसिक्योरिटीज हैं ये हमारे प्लेयर्स में बहुत नेचुरल है कि वो रोटेशन पॉलिसी के आदी ही नहीं है। आदी नहीं है जी, ये बिल्कुल सही। ज़वेरा, मैं आपके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग इसी के ऊपर एक वाकया सुना। आपने सरफराज का जिक्र किया। सरफराज वाज द कैप्टन ऑफ द टीम। हम जब मैं चीफ सिलेक्टर था तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम का दौरा होना था जिम्बाब्वे का। ये मैं आपके सिक्योरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जी जी। तो मैंने और ये तीन प्लेयर्स हमारे, असद शफीक, अजहर अली और सरफराज हज पे जा रहे हैं, और हज के फौरन बाद, यानी जैसे हज खत्म होता उसके एक दिन के बाद जिम्बाब्वे का मैच था। सो मैंने अजहर अली से बात की और असद शफीक से बात की, कहा क्योंकि हज एक ऐसा इवेंट है जिसमें आप दुनिया से बिल्कुल अलग होकर टोटल आपका उस रिचुअल्स पे होता है जो आपने वहाँ करने हैं। क्रिकेट ना आप खेलते हैं ना कुछ करते हैं, तो हम क्यों ना आपको 3 प्लेयर्स को रेस्ट करवा दें। तो वो मान के यार ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो जब अजहर अली मान के चले गए, मैंने कहा तुम सरफराज से भी बात कर लो और असद से भी बात कर लो, ये लोग मान के। लेकिन कुछ ही देर के बाद, कोई 1.5 से 2 घंटे के बाद मुझे सरफराज का फोन आया, कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। उसने कहा नहीं यार भाई, मैं तो जिम्बाब्वे जाना चाहता हूँ। मैंने तो इसलिए कह रहा था कि आप बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेलोगे, हज से आप सीधा जिम्बाब्वे रिपोर्ट कर रहे, नेक्स्ट डे मैच है, सो डू यू थिंक यू वुड बी रेडी फॉर दैट। सो बहरहाल उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसकी वजह से मैं खामोश कहने लगे, नहीं हारून भाई आपको नहीं पता कि ये लोग मतलब किस तरह ये मेरे पीछे पड़ रहे हैं और मुझे कहते हैं। सो ये जो आप इनसिक्योरिटी वाली बात कर रहे हैं ना, दिस इज, लेकिन मेरा अपना उसका कहने का मतलब है कि जितना आप आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, टीम मैनेजमेंट के साथ मिलेंगे, सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलेंगे, तो ये सारे अभाम जो हैं वो दूर हो जाएंगे। मेरे अपने नजदीक सबसे बड़ा मसला ही कम्युनिकेशन गैप है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं और प्लेयर्स की इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन गैप ही तो सबसे बड़ा मसला है जिसकी बात होती है। बात हो रही है। जी जी हारून साहब, जी बोले। जी मैं कह रहा हूँ कम्युनिकेशन को इस दफा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और हम सब के सब एक दूसरे के साथ पूरा कम्युनिकेट करते हैं। बाकायदा हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, हम अपनी चीजें उसमें शेयर करते हैं। हारून साहब एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो इफ्तिखार अहमद, जो कि ऑप्शन था नहीं मगर ऑप्शन फिर वो कहते हैं ना जिसको करना होता है वो तो कर गुजरता है, ऑप्शन मिला, उन्होंने मौका उठाया और मौके का फायदा भरपूर उठाया। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इफ्तिखार के हवाले से बात करेंगे और बहुत सारी डिस्कशन होगी, बिकॉज वी हैव द चीफ सिलेक्टर हारून रशीद विद अस आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Game Set Match in conversation with the Chief Selector of Pakistan's men cricket team, हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और हारून साहब, इफ्तिखार के सवाल से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि सरफराज पे आपने कहा येस वो हमारे फ्यूचर प्लान्स में है। फ्यूचर प्लान्स तो 2 साल 3 साल बहुत सारे हो सकते हैं। करंटली अगर मैं वर्ल्ड कप की बात करती हूँ, मोहम्मद हारिस को हमने कीपिंग करते हुए नहीं देखा। अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज हुई, मोहम्मद हारिस को उसमें भी कीपिंग करने का मौका नहीं मिला, दो कि वो खेले ज़रूर बट नॉट एज अ कीपर। रिजवान को वर्ल्ड कप में अकेले भेजना, इट इज़ अ 50 ओवर वर्ल्ड कप, क्या बैकअप पे हारिस जाएंगे साथ? क्या हारिस हैंडल कर सकेंगे कीपिंग, या हम वर्ल्ड कप के लिए सरफराज को देख सकते हैं? हम जो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे जिक्र किया कि ये सारे ऑप्शंस जो हैं हमने डिस्कस करने हैं। जब हम कोई चीज़ पास आ जाएगी, आदमी हमें शेड्यूल का पता लग जाएगा, हमें ग्राउंड्स का पता चल जाएगा कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे मैच है और उसके मुताबिक हम देखेंगे। इन द मीन तो ऑलरेडी जो भी हमारा स्क्वाड है या जो भी हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो हमने तैयारी करनी है ना, और ऑब्वियसली हर कोई अपनी अपनी तैयारी कर रहा है, हर इंडिविजुअल जो है वो अपने तौर पे कर रहा है, प्लान्स उनको दे दिए गए हुए हैं। फॉर दैट मैटर सरफराज भी अपनी ट्रेनिंग और वो सारी चीजें कर रहे होंगे। कीपर का तो ग्राउंड से कोई नहीं लेना ना हारून साहब, कीपर का ग्राउंड से क्या लेना देना?
कीपर का तो ग्राउंड से कोई नहीं लेने देना, एक विकेट कीपर को ग्राउंड से क्या लेना देना, बैटर बॉलर तो फिर समझ आता है। इट इज नॉट ओनली विकेट कीपर जाएगा, इट इज नॉट ओनली कि विकेट कीपर जाएगा, विकेट कीपर बैट्समैन जाएगा। यस, उसको तो बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना, सिर्फ विकेट कीपर के लिए थोड़ी अपने ज़हन में रखना जी। और अगर चीजें क्या हो तो डेफिनेटली 2 विकेट कीपर्स का जाना तो बनेगा। कौन सा विकेट कीपर जाएगा ये तो जब हम फैसला करेंगे तो उसी वक्त इस चीज का फैसला होगा ना, कि जब पूरा कोरम बैठेगा और वो इस चीज के ऊपर गौर ख्वास करेगा और उसके बाद फैसला करेगा। और जैसे हारून साहब ने कहा, शायद बैटिंग में सरफराज को ज्यादा एज है बिकॉज ही प्लेज स्पिनर्स मच बेटर देन हारिस। जो हमने अब तक देखा है तो हारिस स्ट्रगल करते हैं स्पिनर पे, पेसर्स को अच्छा खेला है उन्होंने T20 में। सो स्पेसिफिक प्लेयर्स की बात हो रही है सर, तो हमने देखा है कि इंडिया जो है इंडिया खुद स्ट्रगल करता है लेफ्ट आर्म बॉलर्स पे, चाहे वो शाहीन शाह हो चाहे मोहम्मद आमिर हो, हमने देखा है कि हमेशा स्ट्रगल किया है। डोमेस्टिक सर्किट में हमजा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एज अ लेफ्ट आर्म पेसर। आपको लगता है कि ही कुड आल्सो बी अ प्रोपोजिशन बिकॉज आपके पास पेसर्स में शाहीन शाह अफरीदी के अलावा बाकी सारे राइट आर्म पेसर्स का ऑप्शन है। सो डू यू थिंक ही कुड आल्सो बी कंसिडर्ड फॉर द वर्ल्ड कप, फॉर द एशिया कप? किसकी कर रहे हैं? मीर हमजा। देखिए आप देख लें कि आपके पास मतलब फास्ट बॉलिंग के लॉट में तो आप देखें आपके पास तो पूल आ गया, बहुत सारे आपके इस वक्त 4 फास्ट बॉलर्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान शाहीन के साथ आपके पास ऑलरेडी 6 से 8 फास्ट बॉलर्स यहाँ पर बैठे हुए थे जिनको हमने रोटेट किया। आपने देखा होगा कि कभी इन हुए कभी वो हुए। इसमें 2-3 चीजें देखें, आपको ये भी देखनी होती हैं कि आप अगर जब बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो, इट इज नॉट दैट कि अगर कोई लेफ्ट आर्मर है तो वही जाके वो आउट। उसमें होता ये है कि आपको ये भी देखना होता है कि कि कई बॉलर्स जो हैं वो सिर्फ नई बॉल को अच्छा करते हैं, 4 ओवर्स के बाद बाकी सेकंड स्पेल या थर्ड स्पेल है उसमें वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि उसके बाद में जाने के बाद रिवर्स स्विंग का भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रांग है फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट, तो इसलिए किसी को ये कह देना कि ये फलाना जाएगा या फलाना नहीं जाएगा, लेकिन मेरे अपने नज़दीक ये बड़ा हेल्दी साइन है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त फास्ट बॉलिंग के लॉट में इतना कंपटीशन है कि आपको कि कौन से 4 लेके जाने हैं, कौन से 5 लेके जाने हैं, इसके ऊपर जो है ना वो अच्छी खासी डिबेट होती है। नहीं बिल्कुल, वी आर टोटली स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस जब हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, मगर जब मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो मिडिल ऑर्डर बैटर्स के लिए बड़ा मसला और बड़ा मुश्किल, या फिनिशर की बात करते हैं। इफ्तिखार अहमद, हारून साहब, इफ्तिखार अहमद जो है वो न्यूजीलैंड की सीरीज में इस वजह से शामिल होते हैं क्योंकि हारिस सुहेल इंजर्ड हो जाते हैं। हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं थे, मगर जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी, जिस तरह वो खेले, आपको लगता है कि अब वो हमारी फर्स्ट चॉइस है? देखिए साफ ने अपनी ही बात को ये दोबारा सेकंड किया है। आपने थोड़ी देर पहले ही इस इंटरव्यू में आपने कहा था कि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंजरी के बाद जब बाहर होते हैं तो वापस उनकी जगह बननी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि नया प्लेयर आके अपनी जगह बना लेता है। आई थिंक मेरे अपने नजदीक इफ्तिखार के लिए ये अपॉर्चुनिटी आई थी और उसने उसको ग्रैब किया। अगर आप देखें तो पीछे इफ्तिखार का अगर आप वनडे का रिकॉर्ड देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन हम हमेशा से ये भी बिलीव करते हैं कि जब कोई बंदा है उसकी करंट फॉर्म अच्छी हो और फिटनेस उसकी अच्छी हो तो आप उसको जरूर मौका दे देना चाहिए। और यही वजह थी कि जब हारिस सुहेल की इंजरी हुई तो हमारे पास, क्योंकि T20 में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की हुई थी इफ्तिखार ने, तो हमने फिर इफ्तिखार को इन किया और उसने उस 6 नंबर की पोजीशन में, जहां पर हमें 2 से 3 प्लेयर्स चाहिए, सलमान वहां पर हमारे लिए अच्छा कर रहा है, हमारे पास और बैकअप में इतने प्लेयर्स मौजूद नहीं थे हारिस सुहेल के अनफिट होने से, तो आई थिंक जरूर इस चीज को बताया अभी इतना मेटल है कि वो वनडे में भी उसी तरीके की परफॉर्मेंस दे सकते हैं और फिनिशर का रोल प्ले कर सकते हैं। ऑलमोस्ट वो एक मैच जिता गए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो मैच हार गए। तो मेरे अपने नजदीक दिस इज अ गुड साइन। अगर हारिस सुहेल भी अपनी फिटनेस वापस लेके, अपनी फॉर्म को वापस लेके आ जाते हैं तो देयर विल बी गुड कंपटीशन मिडिल ऑर्डर में भी। हारून साहब, अगर हम फ्रंट लाइन स्पिनर की बात करें, हमने देखा है कि शादाब अच्छे स्पिनर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी वो कोशिश करते हैं कि वो बैटिंग में भी अपना लोहा मनवाएं और वो बैटिंग अच्छी भी करते हैं, लेकिन बॉलिंग उनकी काफ़ी अफेक्ट हुई है। आपको लगता है जिस तरह इंग्लैंड आदिल रशीद को लेके चलते हैं एज अ फ्रंट लाइन लेग स्पिनर, आपको लगता है उसामा मीर को हम यूज़ कर सकते हैं और इन कंडीशंस में अगेन वो काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं? और लेग स्पिनर का ये है कि वो विकेटें ले सकता है, हालांकि वो कहीं कहीं रन्स कंसीड करेंगे, लेकिन एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन फ्रंट लाइन स्पिनर यू नीड टू हैव समबडी लाइक उसामा मीर इन द टीम। ऑब्वियसली देखिए, ये फ्रंट लाइन हमारे पास स्पिनर्स हैं तो ये इस वक्त टीम में मौजूद है ना। आई थिंक शादाब को आप रूल आउट नहीं कर सकते। शादाब की ऑब्वियसली थोड़ा सा उनको वो जो की फिंगर का इशू था जिसकी वजह से वो बॉलिंग इतना ज्यादा नहीं कर सके थे पहले। सो सिर्फ फॉर्म में वापस आने की बात होती है ना। आप जितना ज्यादा बॉलिंग करेंगे, अभी जितना भी टाइम अवेलेबल है
अभी जाके खेलेंगे वाइटैलिटी या जो भी इंग्लैंड में क्रिकेट होगी, हमने अब किया ये है कि जो तो क्रिकेट खेल रहे हैं उनको क्रिकेट खेलने दे रहे हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए हम यहाँ प्लान करेंगे कि उनको किस तरीके से हमने ग्रुप में रखना है और उनको मुसलसल ट्रेन करते रहना है। सो ये चीज़ जो आप बात करें इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक अगर आप 6, 7, 8 पे देखेंगे तो पाकिस्तान के पास तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म के प्लेयर मौजूद हैं। अगर आप ये देखते हैं कि 6 पे अगर के आ जाते हैं, फिर उसके बाद अगर कहीं फ़हीम अशरफ भी टीम का हिस्सा होते हैं और उसके बाद नीचे उसामा भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, नवाज बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो इफ यू लुक एट पाकिस्तान वनडे आउटफिट तो ऊपर से लेके नीचे तक पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनिट है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, जिसमें आप देख लें हारिस रऊफ, नसीम शाह एंड देन शाहीन शाह आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद हम इनमें से एक को रेस्ट भी कराते रहे तो दूसरे ने आके उसकी जगह ली है। सो दिस इज अ वेरी वेरी हेल्दी साइन, और हमें उम्मीद है कि माशाल्लाह ये सारे प्लेयर्स फिट रहें और एक अच्छा मजबूत स्क्वाड बना के भेजें। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो वनडे का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है। अच्छा हारून साहब, आपने अभी बात की कि जो जहां खेलने जा रहा है वो वहां खेलने हम उसको जाने दे रहे हैं कि ऑब्वियसली वो प्लेयर ग्रूव में आ जाए, मगर क्या वर्कलोड मैनेजमेंट देखी जा रही है? बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात करते हैं, वो T20 वाइटलिटी ब्लास्ट भी खेलेंगे, वो 100 में भी फीचर करेंगे, ऑलमोस्ट कोई 22-23 मैचेस हैं जो शाहीन शाह अफरीदी खेलेंगे इंग्लैंड जाकर। आपको लगता है कि उनका वर्कलोड मैनेज करना बहुत ज़रूरी है? बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर दैट वील बी नीडिंग इन दीज बिग इवेंट्स। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप देखेंगे कि तो जो वहाँ पर जो शेड्यूलिंग होती है ना, उसमें इनफ रेस्ट और उनके साथ जितनी भी मेडिकल टीम बैठी हुई होती है, क्योंकि वो टीमें जो होती हैं वो बड़ी प्रोफेशनल अंदाज में चल रही है, तो उनको भी सारी चीज़ों का एहसास होता है। और प्रोफेशनल प्लेयर शाहीन आफरीदी को भी पता है कि उसको किस वक्त क्या करना है, क्या नहीं करना। सो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो आपस में डिस्कस करने के बाद इस चीज़ का फैसला होता है कि आज हमने शाहीन को रेस्ट करवाना, किसको रेस्ट करवाना है। सो आई थिंक वर्कलोड मैनेजमेंट, मिकी आर्थर भी वहीं पर मौजूद हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये सब उनके साथ आपस में बातचीत डेफिनेटली होगी, और किस तरह खेलना है, किस तरह नहीं खेलना, क्योंकि उसमें शायद मेरा ख्याल है 2 टूर्नामेंट्स हैं जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें ये इतने मैचेस बन रहे हैं, अदरवाइज तो इतने ज्यादा मैचेस ना होते। लेकिन आई थिंक मैं फील करता हूँ कि क्योंकि एक तो इंग्लैंड की आपको कंडीशंस आपको पता है कि बहुत अच्छी होती हैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वहाँ पर यहाँ जैसे डिहाइड्रेशन का जो इशू हमें यहाँ सब कॉन्टिनेंट में होता है, वो प्रॉब्ली इंग्लैंड में ना हो, और वहाँ क्योंकि कंड्यूसिव पिचेस होती हैं तो आपकी जो वर्कलोड है वो इतना ज्यादा नहीं होता। अगर आप 2-3 विकेट्स ले लेते हैं तो देन अगर आपकी टीम अच्छा कर रही है तो वो आपको रेस्ट भी करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आई थिंक ये मैनेज होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। सर, आपको लगता है कि बैटिंग ऑर्डर जो है अभी भी एक इशू है पाकिस्तान के लिए? जैसे रिजवान को नंबर 5 पे खिलाया गया, उन्होंने ड्यूरिंग द सीरीज कहा कि मुझे 4 पे खेलना पसंद है, फिर 4 पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई। डू यू थिंक दिस इज समथिंग दैट द टीम हैज़ टू सॉर्ट आउट के कौन से प्लेयर को कौन सी पोजीशन पे खेलना है? आपका 1, 2, 3 तो फिक्स्ड है, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ी स्ट्रगल होती है कि किस प्लेयर को कहाँ खिलाना है। देखिए, एक तो इस नॉर्म को भी चेंज करना चाहिए। मैं जो आपको मॉडर्न डे क्रिकेट का वो बताऊं तो आजकल की जो प्लेयर्स हैं ना, वो सारे के सारे फ्लोट करते हैं। अगर आप इस वक्त पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन को भी ओपन कराया, ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सवेल को भी ओपन करवाया, ऑस्ट्रेलिया ने स्टॉइनिस को भी ओपन करवाया। इसी तरह इंग्लैंड भी अपने टीमों प्लेयर्स को ऊपर नीचे कर रहा है। इसी तरह इंडिया की टीम में अगर आप देखते हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में आपके प्लेयर्स को रोल दिया जाता है कि आपने क्या रोल प्ले करना है। हर एक की प्रेफरेंसेस होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप जावेद मियांदाद से पूछेंगे तो कहेगा मुझे 4 नंबर पे भेजिए, लेकिन जब इंग्लैंड में हमें जरूरत पड़ी तो उसको हमने ओपन भी भेजा और उसने हमें वो टेस्ट मैच जिता दिया लॉर्ड्स का। सो ये वो सारी चीजें होते हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर आपको ये तैयार होता है, आपकी प्रेफरेंस होती है। लेकिन जब आपको देखे ना, रिजवान ने ये भी तो कहा ना कि जी टीम मुझे जहाँ चाहेगी वहाँ मैं अगर टीम की बेहतरी के लिए जहाँ भी होना मैं जाऊंगा। सो दिस इज द अप्रोच जो कि एक प्रोफेशनल प्लेयर की होती है। उसको पता होता है कि टीम को किस वक्त उसकी जरूरत और कहाँ पर है। सो मेरे अपने नजदीक ये चीजें जो है ना, ये सारी डिस्कस होती हैं। और अब तो जो क्रिकेट में जो बैटिंग ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है ना, 3-3 तो प्लेयर्स पैड किए हुए बैठे हुए होते हैं। आपने देखा ही होगा ड्रेसिंग रूम में, यानी डगआउट में आपको 3 से 4 प्लेयर पैड किए हुए बैठे हुए होते हैं। देखते हैं कि जी लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन खेल रहे हैं, लेफ्ट हैंड आउट हुआ तो वो लेफ्ट हैंडेड बैट। हारून साहब, जाते जाते
वक्त का मुकाबला सख्त। एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी, जल्दी से मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ, इतने सारे सवाल आते हैं। आप तो सवेरा, आप तो मुझे लग रहा है कि मुझे किसी कटहरे पे खड़ा किया हुआ। नहीं, बहुत सारी बातें हैं और हारून साहब ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। एक चीज बहुत जरूरी है पूछना कि एक जनरल सा एक परसेप्शन हो गया है कि जो लड़का पीएसएल में परफॉर्म करता है उसके लिए फौरन पाकिस्तान टीम के दरवाजे खुल जाते हैं। डोमेस्टिक के लड़के खेलते रहते हैं मगर ये नहीं होता। आप प्लीज इस परसेप्शन को तोड़ सकेंगे? क्योंकि इस वक्त अगर मैं ओडीआई टीम देखती हूँ ना, मुझे कोई भी पाकिस्तान कप का टॉप परफॉर्मर अपनी टीम में नहीं दिख रहा है। सो मुझे ये बार बार मैं भी ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या पाकिस्तान कप की वैल्यू ज्यादा है या डोमेस्टिक की वैल्यू ज्यादा है, नेशनल T20 की या पीएसएल की वैल्यू? देखिए, ऐसा नहीं है। आपको एक चीज जरूर अपने ज़हन में रखनी होगी कि पाकिस्तान की जब डोमेस्टिक क्रिकेट, हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स आपस में मुकाबिल होते हैं, लेकिन जब आप पीएसएल खेलते हैं तो वो एक किस्म का इंटरनेशनल एम्बियंस बन जाता है। वहाँ आपके फॉरेन प्लेयर्स भी आपके सामने खेल रहे होते हैं जो क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली जब वहाँ कोई परफॉर्म करता है तो उसको थोड़ा सा एज इसलिए मिलता है, और वो भी T20 के फॉर्मेट, और उसके बाद फिर वो आगे चले जाते हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो आपके तो पाकिस्तान की टीम में तमाम वो प्लेयर्स मौजूद हैं जो डोमेस्टिक में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है, देखे ना सलमान अली है, वो तो डोमेस्टिक के प्लेयर की परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर ही ऊपर आए हुए हैं ना। इवन फॉर दैट मैटर अगर इफ्तिखार को देखते हैं तो इफ्तिखार के तो 5 से 6 लगे हुए हैं पीछे, वो पाकिस्तान की टीम में खेल रहा है। आप इक्का दुक्का अगर किसी की बात कर रहे हैं तो एक्सेप्शनली अगर कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हमें वहां नजर आता है, क्या आप उसामा को समझते हैं कि वो पीएसएल से पाकिस्तान कप का टॉप तैयब ताहिर, सेकंड नंबर पे हसीबुल्ला खान, थर्ड नंबर पे साइम अयूब, कामरान गुलाम, इमरान बट, ये दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो क्या आप समझते हैं तैयब ताहिर को हमने मौके नहीं दिए? तैयब ताहिर को मौका दिया ना हमने अगेंस्ट जो पीछे टीम आई हुई थी, उसको बकायदा 2 से 3 मैचेस मिले। उसके बाद वो शारजा भी गए वो पाकिस्तान टीम के साथ। सो देखिए, होता ये आप जो भी बात कर रही थी ना कि अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की बात होती है कि आपको 1 से 2 मिले, 3 इनिंग्स मिले, आपने उसमें परफॉर्म करके दिखाना है, क्योंकि पीछे प्लेयर्स लगे हुए हैं आपके। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे आप बोर्ड मिस कर जाएंगे। ये वैसे बड़ी अच्छी खुशी होती है ये सुनने में कि पीछे प्लेयर्स लगे हुए, यानी बेंच अच्छी हो गई है। ये तो मैं बहुत क्रेडिट दूंगी इस मैनेजमेंट को कि बहुत तेजी से हमें बेंच स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी होती हुई दिख रही है। हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक्स अ लॉट। सारे सवालात का वो कहते हैं ना टेकिंग ऑन द चिन और वैसे जवाब देने बहुत बहुत शुक्रिया। एंड गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। आई होप आप लोगों ने आज का शो एंजॉय किया होगा। सवेरा और फैसल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।